नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डिसमान कार्बोजन शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होता है कि भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है, कितना रिटर्न दिया है और कितना प्रॉफिट बना है, कितना लॉस बना है। उसके हिसाब से जो है हम टारगेट की वैल्यू को निकाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं भाई हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने का अच्छा विकल्प हो सकता है। तो चलिए फटाफट से इन सब ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा भाई हमें कंपनी में कितने समय तक जो है निवेश करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, जो कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम सबसे ज़रूरी चीज़ को देखेंगे, पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 6 मई 2019 के टाइम में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 204 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2024 में देखें तो ये 204 से बढ़कर हुई है 228 रुपये तक जा चुकी है। ठीक है, और मैक्सिमम गई है 283, यानी कंपनी की शेयर की वैल्यू 204 से लेके 283 तक गई है पिछले 5 सालों में। तो देखा जाए तो यार कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, क्योंकि इससे और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों के बाद भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ, जहाँ हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पिछले 5 सालों की। तो अगर 2019 में देखिए तो कंपनी जो है 2112 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 210 करोड़ की कंपनी नेट इनकम बना रही थी। और अगर 2023 में सिचुएशन को देखें तो ये 2000 से बढ़ के हो गया है 2440, 2100 से बढ़ के 2440 हो गया है। और नेट इनकम देखें तो भाई कंपनी नुकसान में आ चुकी है। 2021 में भी कंपनी नुकसान में थी, फिर 22 में थोड़ा प्रॉफिट बनाया और 2023 में वापस से नुकसान में आ गई। तो जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। और अगर हम इसके रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू में भी ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, यानी कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगभग स्थिर स्थिति में चल रही है पिछले 5 सालों से, जो कि ये भी हम एक निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है निवेश करने का। तो हमने इसको भी एक माइनस पॉइंट में रख दिया है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चलती हुई नहीं देखी जा सकती है। जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़ रहा है और जो रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमने इसलिए इसको अभी एक माइनस पॉइंट में रखा है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, जो कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी अपने रेवेन्यू को बनाती है, पर इसकी कंपनी की रेवेन्यू की जो जानकारी अभी इसमें अपडेट नहीं हो पाई है सिस्टम में, जो कि अब हम इसको नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो हमको ये देखना होगा भाई कंपनी ने कितना क्या डिविडेंड दिया अपने निवेशकों को। तो अगर देखें तो भाई 2019 में कंपनी ने लास्ट डिविडेंड दिया था, जो कि 0.20 पैसे के हिसाब से सभी निवेशकों को मिला था। उसके बाद कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया और ना ही उसके पहले कोई डिविडेंड दिया था, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी ने 2019 में डिविडेंड दिया तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी 2019 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके बाद कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही हुई है, क्योंकि किसी भी कंपनी के द्वारा तभी डिविडेंड दिया जाता है जब वह अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट और दे दिया है, क्योंकि कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, जैसा कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा था। अब हम देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 59% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी प्रकार से बैंक में नहीं रखा गया है। पूरी तरह से कंपनी ने होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा 2.17% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा कंपनी का सिर्फ 0.20% की होल्डिंग की गई है, जो कि लगभग ना के बराबर है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर देखिए इसमें कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, 8.70% की मात्रा जो है विदेशी इन्वेस्टर रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इसे कहा जा सकता है भाई कंपनी ने विदेशी इन्वेस्टर रहे हुए हैं। उसके बाद आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर 29% की होल्डिंग है, जो कि लगभग एक अच्छी होल्डिंग कही जा सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है, पर 29% लगभग अच्छी मात्रा कही जा सकती है, इसलिए इसको भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो दोस्तों, टोटल प्रमोटर होल्डिंग को देखते हुए, कंपनी विदेशी इन्वेस्टर को देखते हुए, रिटेल इन्वेस्टर को देखते हुए, ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में बड़े इन्वेस्टर भी रहे हुए हैं। उसके बाद जो है कंपनी के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो निवेशकों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं भाई कंपनी कैसे क्या रेवेन्यू बना रही है और कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। कंपनी की जो शुरुआत है 1983 के साल में हुई थी। कंपनी एक छोटे पैमाने पर पहले कुछ क्वांटर्नी एमोनियम कंपाउंड और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में डील किया करती थी। फिर समय के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी की तो प्रोडक्ट्स की डिमांड में काफ़ी तेज़ी देखने मिली, जिससे कंपनी ने खुद के पैमाने को एक्सपेंड करने का सोचा और अहमदाबाद के नरोडा विस्तार में
फैसिलिटी को शुरू किया। मतलब कंपनी जो फर्स्ट फैसिलिटी को अहमदाबाद के नोएडा विस्तार में शुरू किया। इसी तरह कंपनी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, जिससे आज के समय में कंपनी के पास काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रही हुई है और कंपनी के द्वारा यूरोप, चाइना जैसे देशों में भी खुद को एक्सपेंड कर लिया है। कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को नीचे दर्शाया गया है। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस को देखें तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, कंपनी इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती है। और अगर इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें देखें तो 2017 में कंपनी ने अपना नाम डिस्मान फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल लिमिटेड से बदलकर डिस्मान कार्बोजेन एमाइंस लिमिटेड रख दिया गया। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो इसमें हमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला और 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।